नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे पहले बताया था कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दोनों कंपार्टमेंट का अलग अलग होता है। एनोडिक पोटेंशियल एनोडिक कंपार्टमेंट का, कैथोडिक पोटेंशियल कैथोडिक कंपार्टमेंट का। और जब आप सर्किट को कनेक्ट करते हैं या सेल को कनेक्ट करते हैं तो जो वोल्ट मीटर के अंदर जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, दोनों का डिफरेंस आता है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यह देखा कि किस तरह से मेटल्स को, नॉन मेटल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल में अरेंज किया है। वो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल क्या है? दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितने भी पोटेंशियल हैं किस टर्म्स में, सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी क्या है ना। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन, आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी, ठीक है। अब जिसकी जितना ज्यादा प्लस में वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी उतनी ज्यादा माइनस में वैल्यू है उतना ही वो कम इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, प्लस से लेके माइनस तक जा रही है, और बीच में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जीरो माना है। इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यही बताएगा कि क्यों हमने हाइड्रोजन का पोटेंशियल यहाँ पर जीरो लिया है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर, हालांकि मैंने काफी सारे मेटल और नॉन मेटल को ड्रॉ नहीं किया है, ये मैंने कुछ सेलेक्टिव मैंने मेटल और नॉन मेटल लिए हैं जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आसानी से समझ सको। तो पहली बात यह है कि हमने जो जितना भी अरेंजमेंट है वो किस टर्म्स में किया, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ऑक्सीडाइजिंग पावर। इस टर्म्स में हमने अरेंज किया। अब आप देखिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या क्या देखने को मिलता है या क्या क्या चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला है टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रोसेस। टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रोसेस। क्या बताना, ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीकारक और अपचायक प्रक्रम को बताना। अपचायक प्रक्रम को बताना, ठीक है। अब ऑक्सीकारक कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर कितनी है। तो आप देखेंगे लिथियम हैज लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल and fluorine has highest. Lithium has lowest reduction potential और fluorine has highest reduction potential. पहला पॉइंट, टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रोसेस या रिड्यूसिंग पावर भी लिख सकते हैं प्रोसेस की जगह। हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को हम कैसे देख के बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, पावर। अब आप देखो लिथियम क्या होता है, लिथियम क्या है, मेटल है ना। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की होती है। तो जितने भी मेटल्स हैं जनरली कैसे एक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को वो देना चाहते हैं और खुद पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने सीरीज कैसी बनाई है, उल्टी। यहाँ पर हम क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, हम जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के एग्जांपल लें तो लिथियम और मैग्नीशियम आयन को हम उल्टे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और हम उसको मैग्नीशियम या लिथियम बना रहे हैं। तो ये जो कि वो बनना ही नहीं चाह रहा, इसलिए आप देखेंगे टेबल के सबसे ऊपर टॉप पे क्या लिथियम है, लिथियम हैज लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या है, लोएस्ट है। नीचे की तरफ आ जाओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2f माइनस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब 2f +2, ठीक है।
एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2F के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो प्लस 2.87 जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या बता रहा है, या हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है 2F माइनस आयन। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाईएस्ट है, यानी फ्लोरीन किसके अंदर कन्वर्ट होना चाहता है, F माइनस के आयन के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन लिथियम इलेक्ट्रॉन लेकर Li में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा। इसलिए लिथियम हैज लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल एंड फ्लोरीन हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। हिंदी में क्या बोलेंगे, लिथियम का सबसे कम है ना रिडक्शन मतलब अपचयन, ठीक है, अपचयन विभव है, और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा अपचयन विभव है, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में क्या कहें तो क्या कह सकते हैं, लिथियम प्लस ऑक्सीडाइज मोर इजीली। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, लिथियम प्लस ऑक्सीडाइज मोर इजीली, मतलब लिथियम से लिथियम Li प्लस बनना बहुत आसान है, और फ्लोरीन ऑक्सीडाइज विद ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, F माइनस ऑक्सीडाइज्ड विद ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, ठीक है। तो हम इस सीरीज को इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि हम कैसे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, हम इस सीरीज को देखकर हम बताएं कि पर्टिकुलर मेटल कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जब आगे पॉइंट आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि अगर मैंने दो आयंस को कनेक्ट करके सेल बनाया, ठीक है, माना कि मैंने जो सबसे हमारा सिंपल एग्जांपल है, हम जिंक और कॉपर वाला गैल्वेनिक सेल ले लेते हैं। जो ऊपर वाला है वो कैसे एक्ट करेगा, एनोड की तरह, नीचे वाला कैसे एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। अगर मान लो मैंने कॉपर और Ag का बनाया, दोनों का Cu और Ag का सेल बनाया, ठीक है, AgNO3 ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का है, दूसरा इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का है। तो यहाँ पर कॉपर कैसे एक्ट करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा, और सिल्वर कैसे एक्ट करेगा, कैथोड, ठीक है। अगर मैंने ये लिए हैं दोनों, तो इस पे एनोड कौन होगा, एनोड ऊपर वाला होगा, और ये क्या होगा, कैथोड। अगर मैंने ये और ये लिए तो ऊपर वाला क्या है, एनोड है, नीचे वाला क्या है, कैथोड है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हम मिल बता सकते हैं कि पर्टिकुलर आयन में से कौन सा एज ए एनोड एक्ट करेगा और कौन सा एज ए कैथोड एक्ट करेगा, अगर आपने दो मेटल कनेक्ट कर दी। सेकेंड पॉइंट है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, to compare relative activities, किसके अंदर कितनी क्रियाशीलता है, ये हम कैसे इस टेबल को देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे लिथियम है ना, उसकी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी, जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे एक्टिविटी कम होती जाती है। तो अगर हम ये जो आयन है इनमें से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो गई Mg की, उसके बाद हो गई जिंक की, आयरन, कॉपर, Ag। तो ये किसका क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम। ऊपर वाले एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो उनकी आप ये देख सकते हैं, Li से Li प्लस, Li से Li प्लस बनना ज्यादा इजी है, बल्कि Li प्लस को Li में कन्वर्ट करना ज्यादा कठिन है। तो हम क्रियाशीलता क्रम देखें तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद सबसे कम कौन सा है, सिल्वर जो नीचे की तरफ है। थर्ड है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF, टू कैलकुलेट EMF। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि जब हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, याद है कैसे सेल पोटेंशियल E नॉट सेल कर रहे थे ना, E नॉट सेल क्या होता था, वो EC माइनस EA, और ये गोल गोल क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर कितना है अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है।
तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस पर हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो जहाँ भी नोट लगा हुआ है ऊपर की तरफ, इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि जो मेजरमेंट कहाँ किए गए हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर किए गए। ठीक है। ईसी क्या होता है, कैथोड, सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ईए क्या है, सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। आप ये देखें, ईसी सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ईए सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस सीरीज को देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैथोड की तरह एक्ट करेगा, कौन सा एनोड। जैसे मैंने कॉपर और सिल्वर 2 इलेक्ट्रोड ले लिया और इसमें कॉपर सल्फेट और HNO3 का सॉल्यूशन ले लिया। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ऊपर वाला मेटल कैसे एक्ट कर रहा है एनोड की तरह, नीचे वाला कैसे एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह। तो हम आसानी से इसकी वैल्यू देख के हम सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने ये दो लिए तो दोनों के सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो कर सकते हैं। जिंक और कॉपर का करना चाहे तो जिंक और कॉपर का कर सकते हैं। हाइड्रोजन और कॉपर का करना चाहे तो भी हम, सपोज मैंने हाइड्रोजन और कॉपर कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर कॉपर कैसे एक्ट करेगा, कॉपर एक्ट करेगा कैथोड और ये एक्ट करेगा एनोड। इनका पोटेंशियल मुझे पता है, इसको आसानी से देखकर मैं सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकती हूँ। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बिना प्रैक्टिकल के, बिना सर्किट कंप्लीट किए कैसे सेल पोटेंशियल बताती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम सेल पोटेंशियल टर्म का यूज करते हैं जब हमारा सर्किट कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर हम ऐसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, उसको ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है टू कैलकुलेट वेदर मेटल लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक चौथा पॉइंट है मेटल लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट। हमें ये भी आसानी से पता लग जाता है कि धातु हाइड्रोजन देगा या नहीं। अब मैं कैसे करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 2 बीकर ले लेती हूँ। एक में तो मैंने जिंक रॉड लगा दिया और यहाँ कितना है 1NHCl, H++Cl-। ठीक है। दूसरा मैंने लिया है कॉपर है और 1NHCl, वही H++Cl-। ठीक है, आप देखेंगे सिनेरियो है। अब क्या हाइड्रोजन गैस दोनों केस में रिलीज होगी, किस केस में रिलीज होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के लिए हमें क्या शर्त चाहिए, क्या चाहिए, कैसे हाइड्रोजन रिलीज होती है। अगर मान लो हमारा धातु है, ठीक है, मैंने जेड ले लिया, Zn ले लिया। Zn क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन है, कौन लेगा H+ और क्या देगा H2 गैस। ठीक है, अब इसमें से कब हाइड्रोजन एक्ट करेगा, आप देखिए हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, जिंक है, तो यहाँ पर जिंक एनोड की तरह एक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर ये है हमारा कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड नीचे है ना, हाइड्रोजन ऊपर है, तो आप देखेंगे इसका सेल पोटेंशियल 0.34 है, इसका 0.0 है। तो इसका पॉजिटिव होने की वजह से कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हमने सोचा Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए ये जो है हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, ये वाला सॉल्यूशन हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। आई बात समझ में। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, अगर आप उसकी रॉड बनाते हो और HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हो, उस केस में हाइड्रोजन रिलीज होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं और आप उसको आप उसको रॉड बना रहे हो और या इसको इलेक्ट्रोड बना रहे हो और उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन लिबरेट हो, उस केस में हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो ये भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो HCl सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन लिबरेट करेगा या हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है,
एक है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, हमारा सेल काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, शायद 5 पॉइंट, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कब हमारा सेल अपने आप काम करेगा, कब हमारा सेल काम नहीं करेगा, ये भी हम आसानी से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के बता सकते हैं। तो जो सेल का पोटेंशियल था, है ना, अभी मैंने निकाला था ना EC, या इसको ऐसे लिख दूं, क्या क्या था सेल पोटेंशियल, ई सेल EC माइनस EA, अभी मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो, EC कैथोड, EA एनोड का पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, इसका मतलब हमारा सेल काम करेगा, ठीक। तो अगर हमारा पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्किंग स्टेज में, अगर हमारा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब सेल जो है वो काम नहीं करेगा। ई सेल EC माइनस EA, अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब सेल काम नहीं करेगा। तो हम आसानी से 5-6 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ हम इलेक्ट्रोकेमिकल से इसको देखकर। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम क्या क्या बता सकते हैं, इसको हम एक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं, हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। हमें बता सकते हैं कि कब या कौन सा मेटल अगर आप HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हम ये भी बता सकते हैं कि सेल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए, किस केस में सेल काम करेगा, किस केस में सेल काम नहीं करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स अपन अच्छी तरह से देख लें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में।